हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस को लेकर इंपोर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हर रोज मैं जीके और जीएस का वीडियो ला रहा हूं, और जीके और जीएस का वीडियो हर रोज आपके लिए क्यों ला रहा हूं, मैं बता दूं कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है जीके और जीएस, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 70 नंबर जीएस और जीके का ही रहेगा। अगर जीएस और जीके आपका बिल्कुल 100% क्लियर है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका पेपर निकल जाएगा और आपकी वर्दी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका बहुत बेहतरीन हो जाए तो वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, और इस वीडियो में इतना कुछ बताने वाला हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में आएंगे ही आएंगे। अगर आपका भी एग्जाम अगस्त में है, अगर 7 अगस्त आपका पेपर है, तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल आपको नहीं जाना है, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बिल्कुल आप बेहतरीन करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और समझते हुए चलते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया है से फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में कंकाल होता है ना, जिसको हड्डी बोलते हैं, कितना होता है? पहला है 96, दूसरा है 306, और 106 और 206। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं 206 होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, जैसे अब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे में 250 से 350 हड्डी होती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है लो, ये हड्डी क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, और मात्रा कितनी बच जाती है? 206। एक बात और मैं बता दूं, अगर हाथ में हड्डी पूछेगा तो एक हाथ में 30 हड्डी होता है, और दोनों हाथ मिलाए कितनी हड्डी होता है? 60 हड्डी होता है। वही अगर पैर की बात करेगा कि पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक पैर में 30 होती है और दो पैर में कितनी होती है? 60। 120 हड्डी तो यहीं से मिल गए। और मैं बता दूं, हम लोग शरीर में पसली कितना होता है, अगर पूछ देता है कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या होती है कितना? 12 जोड़ा, मतलब 24 होती है पर पसली होती है हमारे शरीर में, याद रख लीजिएगा। पैर में अगर पूछता है कि हड्डियों की संख्या कितना है, तो एक पैर में 30 तो दो पैर में 60। अगर हाथ में पूछता है तो एक हाथ में कितना है? 30 है, तो दो हाथ में कितना है? 60 है। और पसली की संख्या पूछेगा तो आपको 24 याद रखना है। और कान की हड्डी पूछेगा तो कान में हड्डी कितना होता है? एक कान में होता है 3, तो दो हड्डी में कितना हो जाएगा? दो कान में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां से मैं जितने भी क्वेश्चन बताया वो भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? पहला है ईओसिन, दूसरा है सेफेरोनिन, और क्या? हिमेटोजाइलिन और पाइरोनिन। देखो, मैं बता दूं कि केंद्र को अभिरंजन करने का मतलब क्या है। देखो, केंद्र को अभिरंजन करने का मतलब है, अभिरंजन करने से वो साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि कोशिका के अंदर का केंद्रक जो है पार्ट है, उसको देखना मुश्किल होता है, इसीलिए उसे अभिरंजित किया जाता है। किसके द्वारा? हिमेटोजाइलिन के द्वारा उसे अभिरंजित किया जाता है, ताकि आसानी से केंद्र को क्या किया जा सके? देखा जा सके, और उसके बारे में अध्ययन किया जा सके। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दे रहा है, प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है? नागफनी है, कि पत्र प्रकलिका है, एप्रोपेगस है, क्रुंदा है? तो इसका राइट आंसर भाई नागफनी, याद रख लीजिएगा कि प्राण स्तंभ का उदाहरण क्या है? नागफनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या कार्य किया जाता है? पहला एप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, मैनिपुलेशन। देखिए, मैं बताता हूँ कि जीन अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अंग्रेजी में, इसका काम है कि मान लीजिए एक जीव है, ये दूसरा जीव है, इस जीव से जीन को क्या कर लेता है? निकाल लेता है, और इस जीव में जीन को निकाल के क्या जोड़ देता है। तो मैनिपुलेशन का काम करता है कौन? जीन अभियांत्रिकी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट डॉट कोशिकांग में डीएनए होता है? गोल्जी समिश्र में होता है, अंत प्रद्रव्य जालिका में होता है, केंद्रक में होता है, लयनकाय में होता है? तो मैं बता दूं कि डीएनए जो है वो केंद्रक में होता है। किस में होता है? केंद्रक में। और खुद का डीएनए अगर पूछता है किस कोशिकांग में होता है, तो होता है हरित लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और इसके साथ साथ आप याद रख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। तो याद रख लीजिएगा कि कौन से कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, तो कौन है? हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और केंद्रक में तो ये होता ही है। केंद्रक और क्या? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, इन तीनों में डीएनए क्या होता है? पाया जाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीव कृमि या एनाव वर्म कृमि किसका साधारण भाषा में नाम है? ये पे है बैगेलोनोगोसस, और क्या है? सेल्पा, डोलियोमस, और क्या? आइकोप्यूलुरा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर पहला ही बिल्कुल क्या है?
सही है। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया है 2020 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन देखिए कि चीटोपटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है। परागण का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। मान लीजिए दो पुष्प है, यहां से परागण निकल के यहां पहुंचना, तो देखिए यहां से परागण यहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एजेंट की आवश्यकता होती है, और उसमें एजेंट कौन काम करते हैं, तो देखिए यह है चीटेरोपेटेरोफिली में इस परागण में चमगादड़ हेल्प करता है। इस पादप से क्या करेगा, यहां से परागण को लेगा और इस पादप पे क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो इसका काम रहता है किसका, चमगादड़ का। और देखिए परागण तो कई तरह से हो सकते हैं। परागण जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें याद रखना है किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन के देखिए, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डॉट डॉट द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चुनाव क्या है इसके बारे में जान लीजिए। प्राकृतिक चुनाव का मतलब यह है कि जब जब पर्यावरण बदलता है तो यह जीवों का चुनाव प्रकृति करती है। मतलब जो प्रकृति के लिए जीव उपलब्ध, मतलब जो भी जीव रहते हैं वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। वह जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं और उनको प्रकृति के द्वारा चुन ली जाती है, और जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण। और इस सिद्धांत को देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे कौन, चार्ल्स डार्विन। याद रख लीजिएगा कि चार्ल्स डार्विन क्या प्राकृतिक सिद्धांत का वर्णन दिया था। अगला देखिए, अगला है कि प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक निस्कंदन एक एक उपस्थित होता है। देखिए वृक्क में नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। याद से ध्यान सुनिएगा, नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन हमारे पास वृक्क कितना होता है, वृक्क की संख्या होती है 2, और एक नेफ्रॉन में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क में कितना लाख, 10 लाख, मतलब 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और यही क्या, रक्त का निस्यंदन करते हैं। मतलब जितने भी बढ़िया चीज़ रहता है उसको छानने को, और जितना खराब चीज़ है उसको भी छानने में मदद कौन करते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन करते हैं। और वृक्क हमारे शरीर में कितना है, किडनी जिसको बोलते हैं 2 है, और कितना उसमें नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, 2 में 20 लाख। तो ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं, वृक्राणु, तंत्रिका कोशिका, तंत्राक्ष और साइनोसाइड। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वृक्राणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। वही नेफ्रॉन क्या करता है, वृक्क में अनेक निस्यंदन का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए माइक्रोजोम है, ऑक्सीजोम है, लाइसोसोम है, और क्या अगला क्या है, राइबोसोम है। तो मैं बता दूं कि आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और मैं एक और बात बता दूं कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम, ये जल अपघटनी एंजाइम अम्लीय परिस्थिति में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ज़्यादातर ये पूछा गया है कि लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, वो किस परिस्थिति में सक्रिय होते हैं, तो अम्लीय परिस्थिति में। याद रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा में बता दिया। तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाएगा, लाइसोसोम को। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या उसी को बोलते हैं जल अपघटनी एंजाइम। यह एंजाइम जो है अम्लीय परिस्थिति में ज़्यादा सक्रिय होता है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्लों को सबको पचाने में क्या करता है, मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं एब्जाइम कहलाते हैं, आइसोमरेज कहलाते हैं, राइबोजाइम्स, लाइजेज। तो मैं बता दूं कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं वो है राइबोजाइम। कौन है, राइबोजाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक मानव युग्मनज डॉट डॉट होता है। देखिए युग्मनज जो होता है ना, वो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है। मैं ठीक से बता देता हूँ आप लोग को। नर युग्मक जो होता है ना, और नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक से मिलता है, तो ये बनाता है युग्मनज। और यह युग्मनज जो है यह युग्मनज जो है ये क्या द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित। इनको क्या बोला है, द्विगुणित। अगर युग्मक पूछेगा, जैसे में शुक्राणु, शुक्राणु एक युग्मक है, शुक्राणु वो क्या है, युग्मक है। या अंडाणु एक प्रकार का क्या है, युग्मक है। ये दोनों अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। लेकिन युग्मनज कैसा होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है। तो याद रख लीजिएगा, युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेनम किस में पाया जाता है, हृदय में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, वृषण में। ये तो मस्तिष्क का भाग है। ये किसका, कार्पोरा क्वाड्रिजेनम, ये किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पत्तियों में रंध्र द्वारा जल की क्षति डॉट डॉट कहलाती है। देखिए जब पत्ती से जल निकलता है ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। मैं बता दूं कि जड़ की सहायता से जाइलम जो होता है वो पत्ती तक जल पहुंचाता है और इसमें से 1% ही प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है, बाकी 99% जल को उड़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग 90% जल उड़ा देना ही क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, जॉन साल्क ने कि ऑल्बर्ट वर्थ-सेविन ने? तो इसका राइट जो आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल क्या है, ऑल्बर्ट वर्थ-सेविन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या किए थे, खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आप लोग बताने से पहले मैं बता दूं कि जो सेल होता है ना, सेल जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, सेल जो है ये टिश्यू बनाता है जिसको ऊतक बोलते हैं, और टिश्यू जैसे ही बन जाता है तो टिश्यू का भी ग्रुप होता है तो ऑर्गन बना देता है, अंग बना देता है। ठीक है, अंग से क्या बन जाता है, अंग तंत्र, ऑर्गन तंत्र, उसके बाद बॉडी बनता है। देखिए यहाँ पे कोशिका होता है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, अंग से बनकर क्या अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, ये ऊतक पहले ही दिया, गलती है, ऊतक पहले दिया है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये मैं बता दिया आप लोगों का, ये नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊतक संवर्धन में डॉट डॉट विवरों को उड़ाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, विभज्योतक के द्वारा, बीज के द्वारा? तो मैं बता दूं कि इसका राइट है, विभज्योतक के द्वारा क्या किया जाता है, ऊतक संवर्धन डॉट डॉट विवरों लगाकर क्या विषाणु मुक्त पादप बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में सहायता करते हैं? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है? तो इसका राइट आंसर है साइनोबैक्टीरिया, और इसको हम लोग इसको एक और नाम देते हैं नीलहरित शैवाल। याद रख लीजिएगा, नीलहरित शैवाल। और ये नीलहरित शैवाल ज़्यादातर उपज बढ़ाते हैं वो धान के खेत में। किसके खेत में? धान के खेत में। याद रख लीजिएगा कि साइनोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा काम किस में करते हैं? धान के खेत में करते हैं, जिसको हम लोग नीलहरित शैवाल भी बोलते हैं। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? दारू और क्या, वलकुट, एधा और पुष्पा? तो इसका राइट आंसर जो है बाबू वो बी नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? सेलुलोज को, ग्लाइकोजन को, इंसुलिन को और स्टार्च को? तो मैं बता दूं कि मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर होता है, और वही पेड़ पौधों में पूछता तो पेड़ पौधों का होता है स्टार्च। पूछेगा कि पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में, और मनुष्य में पूछेगा तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पादप पर आनुवंशिकी के नियम को प्रतिपादन किया था? सरसों है, मटर है, समुद्री अरसिन है और भृंगो है? तो इसका राइट आंसर है मटर। मटर के पौधों पे काम किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? पहला क्या, ओरिलोजी, और दूसरा क्या, पोमोलॉजी, और दिखाते हैं ऑप्शन। अगला है क्या, फ्लोरोकल्चर और फ्लोरिकल्चर? तो ये इसका तो राइट आंसर फ्लोरिकल्चर ही होगा। एड्स डॉट विषाणु जनित रोग है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, कवक? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है विषाणु। और एक बात बता दूं, जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण एड्स होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है हमारे शरीर में, टी लिम्फोसाइट कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। किस कोशिका को नष्ट करता है? टी लिम्फोसाइट कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है, और ये शरीर में जाता है और टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में कौन सा एक दवा पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी का मतलब दर्द धरने वाला। स्ट्रेप्टोमाइसिन है कि नोवेलजिन है, क्लोरोमाइसिन है, पेनिसिलिन है? तो इसका राइट आंसर है ये बी नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्या है, निम्न में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता पादप है, शेर है, हिरन है, जीवाणु है? तो मैं बता दूं कि प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है। यही मतलब घास को क्या करती है, खाती है। उसी को बोला जाता है क्या चीज़, प्राथमिक। कोशिका भित्ति डॉट डॉट अनुपस्थित होता है। देखिए पादप में भी कोशिका भित्ति होता है जो सेलुलोज को बना होता है, कवक में भी होता है जिसको काइटिन से बना होता है, जीवाणु में भी होता है जो पेप्टिडोग्लाइकन के बना होता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो किसमें क्या चीज़ का बना होता है ये भी याद रख लीजिएगा। पादप में पूछेगा कोशिका भित्ति का चीज बनी होती है, सेलुलोज की। कवक में पूछेगा तो काइटिन की, और जीवाणु में पूछेगा तो पेप्टिडोग्लाइकन की। ये भी याद रख लिया। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीलहरित शैवाल क्या होता है जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, जिसको ये नीलहरित शैवाल जो है जिसको हम लोग सौपोषी बोलते हैं, ये सौपोषी होता है। कैसा होता है, सौपोषी। अगला है
कि रक्त का थक्का बनाने वाला आवश्यक विटामिन कौन सा है? ई है, सी है, के है, डी है। तो इसका राइट आंसर होगा के। और मैं बता दूं ई जो है सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब समझते हैं? स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आना। और डी मतलब क्या हो गया? रिकेट बीमारी। हमारे रिकेट बीमारी मतलब हड्डियाँ कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्या है? कोशिका पूर्णता से अवधारणा प्रस्तुत किया था। मतलब कोशिकीय पूर्ण सख्तता से मतलब क्या? कोशिका से नए जीव बन सकता है। कोलिकर ने किया था कि स्पूम ने किया था कि बिल्किंस ने किया था कि हैबरलैंड ने? तो इसका राइट आंसर होगा हैबरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है, कवक है? तो मैं बता दूं कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? आप लोग को जीवाणु है। इसी के साथ आज रहने देता हूं। इसी के साथ देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जो कि इसके साथ हम लोग कल देखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करते रहिए। यही हमको मनोबल को बढ़ाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।